नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट से हम लोग समझेंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है खंड ब यानी भाषा, जो हिंदी के प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 से देख लेते हैं। इसमें दिया है कि कामायनी के रचनाकार कौन हैं। पहला आपका विकल्प दिया है प्रसाद, दूसरा दिया है पंत, तीसरा निराला और चौथा दिया हुआ है महादेवी वर्मा। तो कामायनी जो प्रमुख रचना है वह प्रसाद का किसका है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कुछ और प्रमुख रचनाएं उसे हम जान जाते हैं, जैसे लहर है, आंसू है और झरना। ये प्रमुख रचना, इसके अलावा भी जयशंकर प्रसाद के और प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन ये आप लोग जान लें, इंपॉर्टेंट है। पंत की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे पंत की पल्लव है, गुंजन है, युगवाड़ी है। क्या है? युगवाड़ी। ये पंत की प्रमुख रचनाएं हैं, सुमित्रानंदन पंत। निराला की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे परिमल। एग्जाम में पूछा जाता है जो, उन्हीं के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भी इन प्रमुख लेखक जो रचनाकार हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल और कुकुरमुत्ता। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, कुकुरमुत्ता प्रमुख में से किसकी रचना है? तो निराला की है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना देख लेते हैं, जैसे रश्मि, निहार और नीरजा जो है, यह महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। तो आपका प्रश्न पूछा गया था कामायनी के रचनाकार कौन है, तो कौन है? यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि पानी पानी होना का अर्थ क्या है? यह मुहावरा है, इस मुहावरा को हम समझेंगे, इसका अर्थ क्या है। तो इसका विकल्प ए दिया है अत्यंत लज्जित होना, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ए होगा, अत्यंत लज्जित होना। 52 का जो है ए होगा, पानी पानी होना का अर्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 53 को देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि दया सागर किस प्रकार का शब्द है। जब हमने क्लास किया था शब्द भेद का, उसमें पढ़ा था कि रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। तो दया सागर क्या है? विकल्प ए दिया है रूढ़। तो रूढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि दया सागर दो शब्दों से बनकर मिला है। दोनों शब्द का जब हम खंड करेंगे तो दोनों शब्दों के एक सार्थक अर्थ होगा, यानी विकल्प ए नहीं होगा। विकल्प यहाँ आपका सी दिया है योग रूढ़, ये विशेष अर्थ को नहीं प्रकट करेगा, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 53 का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, यौगिक है। दया सागर जो है यौगिक किससे बना है? दया और सागर से मिलकर बना है, यानी दया का सागर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 को देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा है कि कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या है। ये इस अभ्यास प्रश्न से हम लोग समझेंगे कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका विकल्प देख लेते हैं, काल्पनिक, बी दिया है अकाल्पनिक, सी दिया है कल्पनातीत और डी दिया है कल्पित। प्रश्न नंबर 54 का जो सही उत्तर है, जैसा कि आप लोग इसका सही जवाब दे भी दिए होंगे, इसका सही उत्तर होगा सी, कल्पनातीत को ही कहते हैं कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द, यानी इसका उत्तर कौन सा होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 55 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द, आप लोग ध्यान देंगे, कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। आप लोग प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी परीक्षा में आप लोग प्रश्न को जल्दीबाजी से पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा गया है। आप लोग पढ़ लेते हैं निर्मित है, लेकिन यहाँ पूछा है निर्मित नहीं है, किस शब्द से? तो अप शब्द से। तो आप लोग विकल्प देख के उसका सही उत्तर दे भी दिए होंगे। जैसे ये दिया है अपवाद, यानी यह अप से, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अपकृति सी भी दिया है, जो अप शब्द से है, और अपक्रम भी जो है अप शब्द से, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, नहीं पूछा है, अधिगम होगा। अधिगम में जो उपसर्ग लगा है वह अधि उपसर्ग से लग के अधिगम बना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है। विकल्प ए दिया है प्रार्थ, प्रार्थ नहीं होता है, आप लोग ध्यान देंगे, प्रार्थ होता है। उसी प्रकार से बी दिया है चरण, चरण नहीं होता है, उसका जो वर्तनी शुद्ध होता है वह चुरुड़ होता है। सी आपका दिया है पूज्यनीय,
पूजनी नहीं होता है, इसका वर्तनी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूजनी होता है। कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, विकल्प में पूजनी दिया होगा तो वो अर्थनी शुद्ध होता है, यानी ये भी गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 56 का जो सही उत्तर होगा डी होगा, अनुगृहित। क्या होगा? अनुगृहित जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा है कि ब्रज भाषा हिंदी के किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? काफी महत्वपूर्ण है। जब आप लोगों ने ब्रज भाषा की क्लास किए होंगे, उपभाषा की क्लास किए होंगे, तो उसमें प्रमुख हिंदी की बोलियों को पढ़े होंगे, काफ़ी विस्तार से समझे होंगे, तो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे दिए होंगे। ब्रज भाषा जो है, प्रश्न नंबर 57 को हम लोग देख लेंगे। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, आप लोग ध्यान देंगे। पूर्वी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, जैसा कि बताया गया है, अवधि, आप लोग ए से समझेंगे, ए से अवधि, इसी प्रकार से ABC यानी बघेली, अवधि बघेली, और सी से आपका छत्तीसगढ़ी। क्या होगा? छत्तीसगढ़ी। तो यह किसकी प्रमुख बोलियां हैं? यह पूर्वी हिंदी की है। पहाड़ी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुमाऊनी, क्या है? कुमाऊनी और गढ़वाली। इसे आप लोग याद रखेंगे, ध्यान भी रखेंगे। गढ़वाली यह जो है किसकी है? तो पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। उसी प्रकार से बिहारी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं वह कौन कौन से है? भोजपुरी, मगही, आप लोग ध्यान रखेंगे, मगही और मैथिली। यह आपके बिहारी हिंदी के प्रमुख बोलियां हैं। अब ब्रजभाषा किसकी है? तो ब्रजभाषा पश्चिमी की है। पश्चिमी के और हैं, कन्नौजी हैं, खड़ी बोली है, ये सभी जो प्रमुख बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा है कि अन्नाभाव किस प्रकार का समास है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 58 को आप लोग देख लें। अन्नाभाव यानी, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, विकल्प ए दिया है तत्पुरुष, ये इसका सही जो उत्तर होगा 58 का वह पहला होगा। अन्नाभाव का जो समास है वह तत्पुरुष समास है, प्रश्न नंबर 58 का। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59 को देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्रचलित प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पंचवटी किस प्रकार या किस समास का उदाहरण है? यह समास से प्रश्न पूछा गया है। पंचवटी कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और द्विगु, यानी 59, जो प्रश्न नंबर 59 है उसका जो सही उत्तर है हम लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 59 का यहाँ पर उत्तर हम देख लेंगे, डी होगा, यानी द्विगु समास। क्या होगा? पंचवटी दो है, यह द्विगु समास का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 60 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 60 में पूछा है कि निष्फल, निष्फल किस प्रकार की संधि है? दीर्घ, स्वर संधि, विसर्ग संधि, सी दिया है व्यंजन संधि, या डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 60 है उसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि, यानी आप लोग ध्यान देंगे, निधन फल, इस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सी संधि होगी? 60 का विसर्ग संधि होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? बी होगा 60 का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 61। 61 में क्या पूछा है? आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यानी विलोम शब्द पूछ रहा है कि आरोह का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे दिए होंगे। विकल्प दिया है अवरोह, अवरोध, सी दिया है गतिमान, और डी दिया है विरोध। तो प्रश्न नंबर 61 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए होगा, अवरोह जो है आरोह का विलोम शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा है कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? विकल्प ए रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, या इनमें से कोई नहीं। तो लंबोदर जो है वह योग रूढ़ शब्द है। जब हम शब्द भेद पढ़े थे तो उसमें यौगिक शब्दों को पढ़े थे, रूढ़ और योग रूढ़, यानी लंबा हो जिसका उदर, किसकी बात की जा रही है? गणेश की, गणेश जी की बात की जा रही है, यानी एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो 62 का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा। इस प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? पूछा है कि चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है? जैसा कि विकल्प आप लोग देख लेंगे। ए दिया है चूहे के बच्चे का कार्य बिल खोदना है, बी दिया है जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता, सी दिया है जन्मजात कार्य बदल सकता है, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी प्रश्न नंबर जो 63 है उसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, जन्मजात कार्य
बदल नहीं सकता। इस प्रश्न का यही उत्तर है, यानी कौन सा, बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 64 क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थाई भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 64 का जो सही उत्तर होगा विभाव होगा, यानी इस प्रश्न में दिया है जो व्यक्ति या परिस्थितियों के अस्थाई भाव को जागृत करता है उसे विभाव कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में पूछा है धर्माधर्म में समास बताइए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिए होंगे। धर्माधर्म को जब हम दो भागों में इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, धर्म यानी बीच में एक योजक चिन्हों का प्रयोग होगा। तो प्रश्न नंबर 65 का जो सही उत्तर होगा द्वंद्व होगा। द्वंद्व समास में और या योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम समझेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से टीका का पर्यायवाची है। टीका पूछा है, टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो प्रश्न नंबर 66 को हम देख लेंगे। भाषांतर जो है टीका का, भाष्य भी टीका का पर्यायवाची है और विवृत भी जो है टीका का पर्यायवाची, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा डी होगा, ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है कि उल्लू का तत्सम शब्द क्या है, यानी तत्सम शब्द क्या होता है कि जो शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी शुद्ध शब्द। तो उल्लू का क्या होगा, ए उल्लू नहीं होगा, बी उलुक उलुल भी नहीं होगा और डी दिया है उलक भी नहीं होगा। तो यानी 67 का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा। उलुक जो है उल्लू शब्द का तत्सम रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया निम्नलिखित में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन सी है, यानी ए बी सी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ये तीनों जो है आपके पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा है नहीं है, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, मालवी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो मालवी किस हिंदी की बोली है उसे हम लोग जान जाएंगे। राजस्थानी हिंदी की बोली जो है मालवी है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 69 में पूछा है निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है। देख सकते हैं विकल्प अम्बुद, बलाहक, जीमूत या ये सभी। तो प्रश्न नंबर देख लेते हैं 69 का जो सही उत्तर होगा यहाँ हम लोग देख लेते हैं कौन सा होगा, डी जो है ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है राहत का विलोम शब्द। क्या पूछा है, राहत का विलोम शब्द क्या होगा। प्रश्न नंबर 70, यानी राहत का जो विलोम शब्द होगा उसका सही उत्तर होगा ए, प्रकोप जो है राहत का विलोम शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71 को देख लेते हैं। इसमें पूछा क्या है कि सातत्य का विलोम क्या है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें आप लोग। क्या पूछा है, सातत्य का विलोम कौन सा है, तो असत्य सातत्य का विलोम नहीं है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सातत्य का जो होगा असातत्य होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला दिया है कि मछली का तत्सम शब्द क्या है, यानी मछली का जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं मछली का शुद्ध रूप या शुद्ध शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मत्स्य जो है मछली का तत्सम शब्द है। अगला देख लेते हैं। पूछा है कि प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। क्या पूछा है, प्रतिहिंसा में। जैसे ही प्रतिहिंसा को हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, प्रतिधन हिंसा। इस प्रकार से हम एक बार अलग करके दो भागों में करके हम जो उपसर्ग को पहचान सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 73 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बी होगा, प्रति जो है प्रतिहिंसा में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला हम देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में पूछा है कि विद्या धन अर्थी किसका संधि है। तो इसका सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे। काफ़ी प्रचलित काफ़ी सामान्य प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर 74 तो क्या होगा, इसमें दिया है विकल्प ए दिया है विद्यार्थी, बी दिया है विद्यार्थी, सी दिया है विद्यार्थी और डी दिया है विद्यार्थी। यानी तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, विद्यार्थी जो है विद्या धन अर्थी का संधि विच्छेद है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा संधि है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह
दीर्घ संधि है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा है कि सन्मार्ग का समास विग्रह क्या है। सन्मार्ग यानी जो सत है, जो मार्ग, इस जो है सन्मार्ग शब्द का समास विग्रह होगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे कहाँ दिया हुआ है, 75 जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा कौन सा, बी, सत है जो मार्ग, सन्मार्ग का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हेतु उपर्युक्त शब्द क्या है। यानी ये जो आपका वाक्य दिया है कि जो बात हृदय में अच्छी तरह से बैठ गई हो, उसके लिए उपर्युक्त शब्द क्या है। ये विकल्प दिया है हृदयस्थ, बी दिया है हृदयंगम, और डी दिया है हृदय उर, या डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 76 का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, हृदयंगम जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो बात हृदय में अच्छी तरह से बैठ गई हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफी सामान्य है। इसमें पूछा है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हाथ मलना, जैसा कि आप लोग सामान्य जो है कि प्रयोग भी करते हैं, हाथ मलना है। प्रश्न नंबर 77 का जो सही उत्तर है इसका पश्चाताप, यानी पश्चाताप करना का जो मुहावरा है हाथ मलना का अर्थ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है तारे गिनने मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बड़ा काम करना, इसका सही उत्तर नहीं होगा। प्रश्न नंबर 78 का क्या होगा, बी होगा, चिंतित रहना, यानी तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 79 में पूछा है कि श्रृंगार रस, क्या श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ हम देख सकते हैं 79 जो दिया, इसका सही उत्तर क्या होगा, रति होगा। सी जो है श्रृंगार रस का। निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। शोक जो है वह करुण रस का स्थायी भाव है। इसी प्रकार से घृणा जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव है। इस प्रकार से आप लोग समझेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ, प्रश्न नंबर 80 और इस क्लास का अंतिम प्रश्न भी होगा। इसमें पूछा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का जो प्रश्न नंबर 80 है उसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। आप लोग जब रस को पढ़े होंगे तो सबसे पहले श्रृंगार रस को पढ़ते हैं। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव रति है। श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है, जो रसों का राजा माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे जो है उसको समझ सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए एक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।